तो एक इन्वेस्टिगेशन बाहर करना था तेहरान में, आबादान में, कुवैत में। तो और मंजूरन हॉस्टाइल हो गया, मेरे पर नाराज हो गया और उसने एक झूठा बयान कोर्ट में दिया। 3-4 कमियां हुई थी। आई वाज लकी, उसके बाद भी कन्विक्शन उसका हुआ, नॉट फ्रॉम द ट्रायल कोर्ट बट फ्रॉम द हाई कोर्ट। कोई कागज पकड़ा दो, मैं 10 रुपए का चीज खरीद के लाया हूँ, क्योंकि उसने देखा ये उसके सेल, पीआरओ सेल में चेक्स, पेमेंट की जो चेक्स इशू होती है उनकी वेरिफिकेशन, और वो ग्रीडी था, सिर्फ 10 रुपए नहीं चाहिए थे उसको ज्यादा चाहिए थे। तो उसने 10 से शुरू की। जो राइटिंग्स थी दूसरी जगह, मुझे कुछ थोड़ा सा जो राइटिंग्स क्या बैठा, मुझे तो दोनों हाथी सीनियर ने कहा कि आपसे खत्म ही कर दोगे। नमस्कार दोस्तों आज के सेशन में जो हमारी सर से बात हुई है वो हुई है चेक्स फ्रॉड्स को लेके। हमने सर से जाना 1968 में जो सबसे सेकंड प्राइम केस सर को मिला वो इन्हीं चेक्स फ्रॉड से रिलेटेड था। हमने सर से जाना क्या इसमें फैक्ट्स थे, कौन कौन अक्यूज शामिल थे एंड कितनी ब्यूटीफुली सर ने इस केस को रैप अप करके अक्यूज को सजा दिलाई। आई होप आप सबको ये केस बहुत पसंद आएगा, तो जुड़ी रहिए हमारे साथ। गुड इवनिंग सर। सर आज हम आपके एसटीसी केस 1968 के बारे में बात करना चाहेंगे। सर मैंने जब आपका ये केस पढ़ा आपकी बुक सीबीआई इनसाइडर स्पीक्स में, है ना, करप्शन सीबीएनआई में, तो मुझे पर्सनली काफ़ी सवाल है मेरे को इस केस से लेके कि इस चीज़ को मैं कैसे देखूं। क्या मैं बैंक्स की लापरवाही समझूं या जो भी कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है इस केस में, उसकी शातिरपना हम कह सकते हैं वो समझूं। तो काफ़ी सवाल है मेरे को देखे। एंड सर जब भी हम आपके कोई आर्टिकल्स पढ़ते हैं, ये पर्सनली मेरे को ये फैक्टर दिखा कि आप शुरुआत ही साल से आप अपने काम को लेके, आप सीबीआई में अपनी जॉब को लेके काफ़ी डेडिकेटेड थे। इस चीज़ को पॉजिटिवली लेके आपके जो उस टाइम पे जो आपके सुपीरियर ऑफिसर थे उन्होंने भी आपकी इस चीज़ को देखा एंड आपको काफ़ी प्राइम केसेस पकड़ा। इस केस में सीबीआई को जो 4 महीने लग गए फिर भी उनका केस रिजॉल्व नहीं हुआ एंड आपके जब यूनिट को एक केस दिया गया 4 दिन में आपने केस सॉल्व करा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए। एक तो 1968 और 2024 आपको डिफिकल्ट है, पर माइंड में 1968 में जाना है। 1968 में बैंक्स कैसे फंक्शन करते थे और 2024 में बैंक्स कैसे फंक्शन करते हैं, उसमें आकाश पाताल का फर्क है। तो आपका सवाल है, बैंक्स केयरलेस थे, बैंक्स रिकॉर्ड ठीक तरह नहीं रखते थे। आप पूछ सकते हैं जे उसको तो बैंक वाले आइडेंटिफाई कर देते हैं, यही आदमी है इस अकाउंट का मालिक, पर दोनों बैंक में सबने इनकार कर दिया आइडेंटिफाई करने के लिए। और मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था जे उनसे कहलवाऊं या उनसे लिखवाऊं, मैं खुद लिखूं। जब उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया तो मेरे पास और कोई तरीका नहीं था एक्सेप्ट गेटिंग हिज हैंडराइटिंग प्रूव्ड बाय एक्सपर्ट, तो वो मैंने कर दिया। और दूसरी कमी जिस केस में रह गई, मुझे प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम नहीं मिले। और ये क्यों नहीं मिले, इसमें मैं आज के दिन बहुत दिनों से मैं अपने आप को कोसता हूँ कि मेरी बहुत बड़ी एक भूल हो गई थी। जब मैं उसकी घर की तलाशी ले रहा था तब एक कागज मिला जो एड्रेस था टू ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, और उसमें वो एक ट्रक का नंबर लेता है, कहता है ये ट्रक आपने मुझे पार्किंग के लिए फाइन किया है और ये गलत है, ये ट्रक वहाँ नहीं पार्क थी। तो कागज मैंने देखा था और मैंने उससे पूछ भी लिया जिस कागज़ क्या है, और उसने मुझे जो कहानी सुनाई, जो किसी दोस्त का ट्रक था, मुझे एप्लीकेशन बनाने के लिए दिया था, मैंने बना लिया, मैं वो मान भी गया। तो ये मेरी जो लैक ऑफ एक्सपीरियंस थी, उसमें 2 चीज़ मैंने गलती की। एक तो उसकी वाइफ को जो चिट्ठी उससे मिली थी जिसमें उसके हैंडराइटिंग्स थे, हिंदी में भी थे, इंग्लिश में भी थे, वो मैंने नहीं दिए इमोशनली आके, ये लव लेटर देखना मुझे ज़रूरी नहीं है। और दूसरी मैंने गलती की कि ये जो कागज़ था अबाउट ए ट्रक, वो मैंने नहीं देखा, नहीं सीज किया। तो आज बहुत दिन बाद ही मुझे पता लगा, जो हो सकता था जो उसकी जो
वेल्थ मिली उसको, बना 50,000 रुपये, उससे शायद उसने ट्रक खरीदा होगा, क्योंकि उस टाइम तो चैसिस 18-19 हज़ार में मिल जाता था, तो उस पर बॉडी बना के आप ट्रक चलाओ। तो ये दो भूल मेरे से हो गई। फिर भी केस डिटेक्टेड हो गया, एसटीसी का एम्प्लॉय पकड़ा गया, हैंडराइटिंग प्रूव हो गई, वो डायरी गई जिसमें उसमें लक्ष्मी कॉर्नर मिला था, तो कोई डाउट नहीं था कि मैंने गलत आदमी पकड़ा। अब ये केस तफ्तीश करने के बाद मेरे भी टाइम कंप्लीट हो रहा था, डीएसपी प्रमोशन आने वाला था, प्रमोशन हो गया, मैं कलकत्ते चला गया और केस कोर्ट में चलता रहा। और जब केस कोर्ट में ख़त्म हुआ तो जो केस के जज थे मिस्टर कक्कड़, उनकी रेपुटेशन कुछ अच्छी नहीं थी, उन्होंने बेक्रूज छोड़ दिया, इधर केस बनता नहीं है। क्यों किया ऐसे उन्होंने? मिस्टर मंजूरन जो इनके बॉस थे और जिन्होंने एडमिटेड राइटिंग्स को प्रूव किया था, वो कोर्ट में हॉस्टाइल हो गए। तो कोर्ट में जाके उन्होंने बयान दिया कि मैं नहीं पहचानता। उसका भी एक कारण था, उनकी वाइफ थी मिसेस लीला मेनन, और क्योंकि मेरे काम से मेरे ऑफिसर्स खुश थे, तो एक इन्वेस्टिगेशन बाहर करना था तेहरान में, आबदान में, कुवैत में। क्योंकि मिसेस लीला मेनन ने जब ओएनजीसी में काम करती थी, वहाँ जाके उन्होंने मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ ओएनजीसी फंड्स किया था। वो केस भी सीबीआई के पास आ गया था और मुझे चूज किया उस टाइम, और मेरे लिए ग्रेट ऑनर था, क्योंकि मेरी नौकरी तो सीबीआई में नौकरी तो 4-5 साल की हुई थी। मुझे एक केस दिया गया बाहर जाके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, मुझे साथ एक इंस्पेक्टर भी दिया। तो लीला मेनन वॉज मैरिड टू मंजूरन। तो जब मैं लीला मेनन की इन्वेस्टिगेशन करके चालान किया बाद में, तब तक केस कोर्ट में भी चलने लगा और मंजूरन हॉस्टाइल हो गया, मेरे पर नाराज हो गया, और उसने एक झूठा बयान कोर्ट में दिया। ये जो एडमिटेड राइटिंग आईओ ने कहा है, एक्यूज रमेश चंद्र शर्मा का है, ये मैं नहीं मानता उसके राइटिंग है। तो कोर्ट ने ये माना जे एक्सपर्ट ओपिनियन रहा ही नहीं, क्योंकि कोई एडमिटेड राइटिंग तो एक्सपर्ट ओपिनियन के पास रहा ही नहीं, सफिशिएंट नहीं है, इसलिए उन्होंने एक्यूज को बेकसूर खलास कर दिया। मैं तब एसपी बनी गया था और मैं कलकत्ते में पोस्टिंग था, मेरे पास खबर बाद में आई, पर हमारे जो लीगल एडवाइज़र थे बहुत ही होशियार थे और उनका नाम बहुत बड़ा ऊंचा था, बहुत अच्छी तरह केस देखते थे। हाई कोर्ट में सारे केस वो संभालते थे। उनका नाम मिस्टर मेहता था, RL मेहता। उन्होंने केस को जब देखा, उन्होंने कहा ये केस तो अपील होनी चाहिए, ये केस छूटने की नहीं है, ये केस अपील होनी चाहिए। और उन्होंने जब कह दिया ये अपील होनी चाहिए, तो सीबीआई ने फिर हाई कोर्ट में अपील फाइल। ये जो लोअर कोर्ट का जो डिसीजन है खलास होने का, वो गलत है। अपील में सारी केस की सुनवाई हुई, मंजूरन का बयान देखा गया, और अपार्ट फ्रॉम मंजूरन, जिसने कहा था जब मैं उसकी हैंडराइटिंग देख चुका हूँ इसलिए मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, देयर वाज अनदर पर्सन जो रिक्विजिशन को पास करता था। रमेश चंद्र शर्मा रिक्वेस्ट करता था, मुझे टैक्सी के लिए इतना पेमेंट करिए, मैं टैक्सी लेके यहाँ जा रहा हूँ, और उसको पास करता था। उसने रमेश चंद्र शर्मा को अभी देखा नहीं था, पर रमेश चंद्र शर्मा के रिक्विजिशंस को वो पढ़ के उसके बेसिस में उनको पेमेंट करता था। मैंने उसका भी बयान लिया था, ये आप पेमेंट किसको करते थे? कहते रमेश चंद्र शर्मा को करता था, ये रिक्विजिशन रमेश चंद्र शर्मा के ही लिखे हुए हैं। तो हाई कोर्ट ने कहा क्या मंजूरन ने नहीं आइडेंटिफाई किया, बट अकाउंट्स ऑफिसर ने तो आइडेंटिफाई किया है। और हाई कोर्ट ने द ऑब्जर्वेशन मेड बाय द लर्नड एडिशनल सेशन जज that means the expert's evidence was not sufficient to prove that official documents exhibit number 14 by 1116, the two forged checks, wherein the handwriting of the respondent, that is the accused, is on the face of it erroneous, to say
the least. Criminal trial is not simply a game of wits, and rules of assessment evidence are not artificial. While crime is a reality, the criminal trial itself is not something diverse from realism. In this case, admitted writings, that is, the requisition slips, were proved partly from official records dealt with by the accounts officer. ये करके मेरा केस बचा दिया उन्होंने, और ठीक किया, बिकॉज दिस केस डिपेंडेड मोस्टली ऑन द एक्सपर्ट एविडेंस, क्योंकि बैंक से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिली। मुझे मेरी एक्सपीरियंस, a lack of proper methods of interrogation was responsible for my failure to get the bank officers to identify Ramesh Chand Sharma. Of course, transaction ज़्यादा नहीं हुए थे, 2-3 ही हुए थे। अकाउंट खोला था, चेक जमा हुआ था, पैसे उसने ले लिए थे। तो उनके पास ये कहने के लिए एनफ एविडेंस था, जब हम तो पहचानते नहीं उसको, तो बंद करके चला गया। पर ये सच नहीं था, उनको पहचानना चाहिए था, और मेरी इंटरोगेशन में ये बात होनी चाहिए थी। तो मेरे इस केस में कमियां थी। एक तो लव लेटर्स मैंने नहीं लिए, एक मैंने जो लेटर मिला अबाउट अ ट्रक उसको सीज नहीं किया, और एक मैंने बैंक ऑफिसर से उसे आइडेंटिफाई न कर पाया। ये 3-4 कमियां हुई थी, पर आई वाज लकी। उसके बाद भी कन्विक्शन उसका हुआ, नॉट फ्रॉम द ट्रायल कोर्ट बट फ्रॉम द हाई कोर्ट। सर, लोअर कोर्ट के डिसीजन के बाद जब सीबीआई को लीगल एडवाइस मिली मिस्टर मेहता से कि दिस केस शुड बी अपील इन हाई कोर्ट, तो जो हाई कोर्ट का जजमेंट आया, मैं आपसे जानना चाहूँगा हाई कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दी बैंक्स को कि आप अपने इस चेक एश्योरेंस के वर्किंग में क्या तब्दीली लाइए, क्या चेंजेस लाइए? हाई कोर्ट ने तो वो जजमेंट को सेट असाइड कर दिया। हमने कहा एसटीसी को, जे अब आप टाइप चेक इशू करिए, हैंड राइटिंग में कोई चेक इशू मत करिए। अगर टाइप कर देंगे चेक के ऊपर फिगर्स डेटा, तो उसको कोई फोर्ज नहीं कर सकता है। हाई कोर्ट की तरफ से उनको कोई एडवाइस नहीं था। सर, आपसे अगर हम पूछें इस एसटीसी केस से आपको क्या सीख मिली? बिकॉज मैं समझ पा रहा हूँ कि आप ऐसी संस्था में थे, एक इमोशनल फैक्टर आपके में नहीं आना चाहिए, जो कि आपने भी इस चीज़ को एडमिट किया कि हाँ ये हमारी गलती रही, कि हम पहले ही हमारे पास इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस आ जाते जब उनका आपको वो स्टील बॉक्स में लेटर मिले। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, आपने इस चीज़ से क्या सीखा एंड क्या आगे डायरेक्शन दी अपनी टीम को, अपने आप को मैंने डायरेक्शन दी? वेरी गुड क्वेश्चन। ये केस मेरे लिए एक लेसन था। एक तो डिटेक्शन इतना जल्दी हो गया था, शाबाशी मिल रही थी, पर बहुत जल्दी मुझे लग गया था मैंने गलतियां की है। एक तो इमोशनल फैक्टर, मेरी जिंदगी में इमोशनल फैक्टर मेरी एक वीकनेस रही, वो गई नहीं, और मैं बार बार इसके लिए क्वेश्चन किया गया, तो वो तो मेरी जगह गई नहीं, इमोशनल फैक्टर तो रहा। पर एक बात मैंने जरूर सीखा, जब तलाशी कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, अगर डॉक्यूमेंट्स में कुछ संदेह है वो रख लो। वो संदेह को उसी वक्त एक्यूज्ड को व किसी को दिखा के दूर करने की जरूरत नहीं है। मैंने सीखा, कोई भी डॉक्यूमेंट मैं लूं उसको मुझे खुद समझना है, मुझे पूरी तरह पढ़ना है। 1 दफे नहीं, 4 दफे जरूरत हो तो 5 दफे हो, 10 दफे पढ़ो। मैं जब उस डॉक्यूमेंट को खुद समझूंगा, उसके बाद ही मुझे किसी को प्रश्न करना चाहिए। ये जो कागज मुझे मिला, उसको चिट्ठी आरटीओ को लिखा है अबाउट अ ट्रक रॉन्गली पार्क्ड, और उसने कह दिया किसी दूसरे का ट्रक था। मैंने पूछा इसलिए तो कहा, मुझे संदेह था तो मुझे डॉक्यूमेंट रख लेना चाहिए था, मुझे ट्रक के बारे में पता लगाना चाहिए था, उसके बाद मुझे उससे पूछना चाहिए था। तो एक बड़ी गलती मेरे से हुई। और फिर मैं जब एकेडमी में रहा, जब लेक्चर देता रहा, मैं ये बताता था कि आप डॉक्यूमेंट सीज करो, पर डॉक्यूमेंट पर प्रश्न तभी करो जब आप खुद डॉक्यूमेंट को समझ गए, पहचान गए, डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट को आपने अच्छी तरह समझ लिया, तभी उस पर जवाब करो किसी को। एक तो ये सीखा। दूसरा मैंने ये सीखा, इमोशन इज ए गुड थिंग,
बट इमोशन वीकनेस नहीं होनी चाहिए। मैंने जो एल्यूमिनियम में किया वो इमोशन भी था और वीकनेस भी थी। ए यंग ब्यूटीफुल लेडी कैचेज योर हैंड एंड आंखों में पानी मेरे तरफ देख के कहती है वो उनके खत है, यही वर्ड्स थे, उनके खत। तो मैंने पूछा मुझे नहीं देखना चाहिए? नहीं, आपको नहीं देखना चाहिए, और मैंने छोड़ दिया। तो ये इमोशन हुआ और इमोशन मेरे साथ रहा हमेशा, वो बाद में बताऊंगा आपको। पर इमोशन इज नॉट ए बैड थिंग, बट टू मच इमोशन इज बैड। हियर इट वाज टू मच इमोशन। सर इस केस में आपको कैसे पता लगा जो अक्यूज है वो एम्बीडेक्स्ट्रस है? एंड हमारे व्यूअर्स को आप थोड़ा बता पाएं कि कौन होते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस? क्योंकि उसने देखा ये उसके सेल, पीआरओ सेल में चेक्स, पेमेंट की जो चेक्स इशू होती है उनकी वेरिफिकेशन बहुत कैजुअल होती थी। कोई कागज पकड़ा दो, मैं 10 रुपए का चीज़ खरीद के लाया हूँ, उसी वक्त 10 रुपए का चेक इशू हो जाता, ऑर्डर हो जाता था। कोई गया रैपिंग पेपर, वो रैपिंग पेपर खरीदा गया है ना, रैपिंग पेपर में किस चीज़ रैप करके किसी को भेजा गया है, वो सब पूछताछ नहीं होती थी एसटीसी में। तो उसने देखा ये तो बहुत अच्छा एडवांटेज है, पर वो ग्रीडी था, सिर्फ 10 रुपये नहीं चाहिए थे उसको ज़्यादा चाहिए थे। तो उसने 10 से शुरू किया, फिर 30 से गया, अल्टीमेटली प्राय नियरली 50,000 रुपीज़ ले लिया। तो इंटरोगेशन जब उसका करता, हमको बार बार डेट मिलती रही। उसी समय एक दफ़े उसकी जो राइटिंग्स थी दूसरी जगह मुझे कुछ थोड़ा सा अलग लगा, तो मैंने कहा ये थोड़ा सा अलग लग रहा है। तो डीपली मैं बैंक के रिकॉर्ड्स को देख रहा था, तब वो इंटरोगेशन तो हार्ड इंटरोगेशन हो रही थी। उसी टाइम वो क्या बैठा, मैं तो दोनों हाथ से लिख सकता हूँ, उसने बताया। पर वो इंटरोगेशन इतनी ज़बरदस्त हो रही थी, एक दफ़े तो मेरे सीनियर ने कहा कि आपसे ख़त्म ही कर दोगे। मैंने कहा मैं तो इंटरोगेशन कर रहा हूँ, मैं भी जग रहा हूँ, वो भी जग रहा है, मैं भी नहीं सो रहा हूँ, वो भी नहीं सो रहा है। कहता बहुत मेहनत कर रहे हो। तो हम दोनों जगह रहते थे, दोनों इंटरोगेशन। मैं जब नहीं जगता था मेरे इंस्पेक्टर को दे देता था। तो वो एक बातों में किसी चीज़ से बचने के लिए कहते हैं मेरे दोनों हाथ से, वो उसके मुंह से हमने निकाला था। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना इंटरेस्टिंग केस हमें बताया। एंड बीइंग अ लॉ स्टूडेंट मुझे इतनी सारी चीज़ें जानने को मिली। हमारे व्यूअर्स हैं काफ़ी जो लॉ बैकग्राउंड से या काफ़ी इतने नोबल प्रोफेशन से आते हैं। आपने डॉक्यूमेंट रीडिंग पे इतना इस केस पे तवज्जो हम कह सकते हैं दी, तो उस चीज़ के लिए थैंक यू सो मच। एंड हम ऐसे ही आपसे आपके इंटरेस्टिंग केस जानते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। इट्स ए प्लेजर, आप लोगों से बात करने में मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू।